Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैसियस स्टेट डिस्कस कर रहे हैं, तो कल हमने गैसियस स्टेट में आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के बारे में पढ़ा। तो वहाँ पर आपने देख लिया कि कोई भी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। मैंने बता दिया आपको, इक्वेशन फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मैथमेटिकल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस, जब वो एक दूसरे से कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हों, व्हेन दे आर सेम, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि ये गैस जो है ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। उसके बरक्स अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ एक जैसे ना हों तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये फॉलो इक्वेशन को नहीं कर रहा है, तो हम उस वक्त उसे नॉन आइडियल कहते हैं। तो नॉन आइडियल गैसेस जो होते हैं उनमें चूँकि वैल्यू थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एक जैसा नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, या तो वैल्यू ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है एज देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव डिविएशन हो गई, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम है देन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव डिविएशन हो गई। तो उसमें हमने आपको बता दिया कि जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनमें अक्सर गैस वो हैं जो गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसलिए ये गैसेस जो हैं ये नॉन आइडियल हैं, मगर चूँकि एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही गैस हमारे इर्द गिर्द हैं, इसलिए हम इन्हें रियल गैसेस भी कहते हैं। नॉन आइडियल गैसेस जो होते हैं उन्हीं को हम रियल गैसेस कहते हैं। तो खैर, ये कल का टॉपिक था। जहाँ तक आज के टॉपिक का ताल्लुक है, आज का टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। बहुत आसान टॉपिक है अंडरस्टैंड करने के लिए। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्योंकि आप जानते हैं, पहले ही हमने पढ़ा है कि जो मैटर है इट एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट ए गैस इनटू लिक्विड एंड ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड। तो इसके लिए आप जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। सिंपली जो बेसिक डिफरेंस हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, वो एक्चुअली है इन द इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन द इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, आप जानते हैं यानी सॉलिड्स जो हैं इनमें इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हैं, जिसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज होने की वजह से फिर इनमें पैकिंग भी बहुत क्लोज हो जाती है, तो ये डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम इख्तियार करते हैं। उसके बरक्स जो लिक्विड्स होते हैं इनमें इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं, जिस वजह से पार्टिकल्स कंपैरेटिवली एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इसलिए इनकी शेप डेफिनेट नहीं रहती है, हालांकि इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। और जहाँ तक गैसेस का ताल्लुक है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फेयरली अपार्ट होते हैं, इनके दरमियान नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसलिए न इनकी कोई डेफिनेट शेप है न कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। अब यहाँ से हमें आसानी के साथ पता चल जाता है कि जो गैसेस हैं, चूँकि हम गैसेस स्टेट डिस्कस कर रहे हैं, जो गैसेस हैं, गैसेस में पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, फार अवे होते हैं फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब अगर हमें इसी गैस को चेंज करना होगा इनटू ए लिक्विड, जिसको हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। लिक्विफिकेशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए गैस इनटू ए लिक्विड, कन्वर्टिंग और कन्वर्जन
of a gas into a liquid is called liquefaction। इसी को हम नाम देते हैं लिक्विफिकेशन का। अब मसला ये है कि लिक्विफिकेशन कैसे होगी। मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस से आप देख लीजिए, गैसेस जो हैं इसमें पार्टिकल्स जो हैं दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज देयर आर नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर किसी तरीके से हम इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज लाने में कामयाब हो जाएंगे, उतना क्लोज जितना क्लोज ये पार्टिकल लिक्विड में होते हैं। गैसियस पार्टिकल्स फार अवे हैं, दूर दूर हैं। अगर हम कोई तरीका ऐसा इख्तियार करेंगे जिससे ये गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ सकते हों और उतने करीब आ सकते हैं कि जितना लिक्विड्स में करीब होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ये गैस लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, लिक्विफिकेशन हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि हम ऐसा ये कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक दीज गैस मॉलिक्यूल्स टू कम क्लोज टुगेदर। मिसाल के तौर पर आप इस तरह देख लीजिए, हमारे पास सपोज एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये कंटेनर है क्लोज्ड कंटेनर, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। मान लो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम इन गैस मॉलिक्यूल्स क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू कम देम क्लोज टू ईच अदर। हम इन्हें एक दूसरे के नज़दीक लाना चाहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है, ये तब मुमकिन है अगर हम ऊपर से प्रेशर बढ़ा देंगे, वॉल्यूम कम कर लेंगे। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। इस तरह से ये तब होगा जब हम ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो गैस के हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे। तो करीब आने का मतलब ये हुआ ये लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस को लिक्विड में तब्दील करने के लिए हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे यानी गैस को कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने से गैस मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, लिक्विफिकेशन करने के लिए द प्रेशर ऑफ द गैस, द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड। आप जो ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे यानी गैस को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने से गैस मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाते हैं और वो लिक्विड में तब्दील हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आप जानते हैं कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं चूँकि दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इस वजह से ये गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे मूव करते हैं रेंडमली ऑन ए जिगजैग पाथ इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यानी गैस का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जैसे हमने ब्राउनियन मोमेंट में पढ़ा भी, वहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स इधर से उधर जाते रहते हैं। गैसेस के बारे में हम ये जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो गैस मॉलिक्यूल जो हैं ये चूँकि ज़्यादा स्पेस होने के सबब फ्रीली मूव करते हैं, तो उसके बरक्स जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो चूँकि क्लोज हैं वो उतना फ्रीली मूवमेंट नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स में जितनी ज़्यादा फ्री मूवमेंट है, जितनी ज़्यादा मोशन है, उतनी ही उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो गैसेस जो हैं, गैस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन। उसके बरक्स गैसेस जो होते हैं इनमें लो काइनेटिक एनर्जी होती है और सबसे कम लीस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड्स में होती है। और हमने पढ़ा भी है कि सॉलिड्स जो होते हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी कम है। अब अगर हम सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड में तब्दील हो सकते हैं। तो वो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे इंक्रीज करते हैं, हीट देने से। वी हीट ए सॉलिड, तो सॉलिड को हीट करते करते एक स्टेज ऐसा भी आ जाता है जब ये सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाता है, क्योंकि उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है। इसी तरह से फिर लिक्विड्स को हम गैसेस में तब्दील करते हैं हीट करने से, क्योंकि फिर लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी फर्दर इंक्रीज हो जाती है और वो गैसेस के काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाता है। तो अब अगर हमें गैस को लिक्विड में तब्दील करना होगा
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گیس کی کائنیٹک انرجی کو کم کرنا ہے، یعنی گیس کو زیادہ فری مومنٹ کرنے نہیں دینا ہے۔ تو جب گیس کی کائنیٹک انرجی کم ہوگی، مالیکیولز جو ہوں گے وہ زیادہ فریلی موشن نہیں کریں گے، وہ ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں بھاگیں گے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے جب ان کی کائنیٹک انرجی کم ہوگی۔ تو چونکہ کائنیٹک انرجی انکریز ہوتی ہے بائی گیونگ ہیٹ انرجی، تو کائنیٹک انرجی ڈیکریز تب ہوگی جب ہم گیس میں سے ہیٹ انرجی کو باہر نکالیں گے۔ ہیٹ انرجی ریموو کرنا، باہر نکالنا، اٹ مینس کولنگ۔ تو کولنگ جو ہے، بائی کولنگ دا گیس کو کول کرنے سے کیا ہوگا؟ اٹس کائنیٹک انرجی از ڈیکریزڈ، اس کی کائنیٹک انرجی ڈیکریز ہو جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے پھر یہ لیکوڈ سٹیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب اس کی کائنیٹک انرجی ڈیکریز ہوتے ہوتے لیکوڈ کی کائنیٹک انرجی کے برابر آ جاتا ہے تو یہ لیکوڈ میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے گیس کو لیکوڈ میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس اب دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم گیس کا پریشر انکریز کریں گے، یعنی کمپریس کریں گے گیس کو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم گیس کو کول کریں گے، اس کے ٹیمپریچر کو ڈیکریز کریں گے تاکہ اس کی کائنیٹک انرجی کم ہو جائے اور گیس لیکوڈ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو تھیوریٹیکلی یا پریکٹیکلی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاسبل ہے، اٹ از پاسبل کہ اگر ہم دو میں سے ایک ہی کام کریں گے، یعنی یا تو پریشر انکریز کریں گے یا ٹیمپریچر ڈیکریز کریں گے، تو دونوں صورتوں میں گیس کو لیکوڈ میں تبدیل ہونا چاہیے۔ یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گیس کو لیکوڈ میں تبدیل کرنے دو میں سے ایک کام، either we have to increase the pressure یا کیا کرنا ہے، اور we have to decrease the temperature۔ دو میں سے ایک کام، decrease the temperature۔ تو دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے گیسز ایسے ہیں، ان میں اگر آپ ایسا کریں گے، ان دو میں سے ایک کام، یا تو آپ ٹیمپریچر ڈیکریز کریں گے یا پریشر انکریز کریں گے، تو اس صورت میں گیس لیکوڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس امونیا گیس ہے، یا سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے، یا ہائیڈروجن کلورائڈ گیس ہے۔ یہ ایسے گیسز ہیں، اگر ہم ان میں دو میں سے ایک کام کریں گے، یا ٹیمپریچر ڈیکریز کریں گے یا پریشر انکریز کریں گے، تو یہ لیکویفائی ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے پاس کچھ ایسے بھی گیسز ہیں، جیسے ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس ہے، ہیلیم گیس ہے۔ اگر آپ ان گیسز کو لیکوڈ میں تبدیل کرنا چاہیں گے صرف پریشر انکریز کر کے، تو یہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ یا ان کو آپ لیکوڈ میں صرف کولنگ کرنے سے چینج کرنا چاہیں گے فرام گیسز ٹو لیکوڈ سٹیٹ، تو اس صورت میں بھی یہ گیسز لیکوڈ میں تبدیل نہیں ہو۔ یعنی کچھ گیسز ایسے ہیں جو دو میں سے ایک ایکٹیویٹی کرنے سے، دو میں سے ایک کنڈیشن اپلائی کرنے سے لیکویفائی ہو جاتے ہیں، بلکہ کچھ گیسز ایسے ہیں جو صرف ایک کنڈیشن اپلائی کرنے سے لیکویفائی نہیں ہوتے ہیں۔ چاہے آپ کتنا بھی، چاہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہائیڈروجن یا ہیلیم کو صرف پریشر انکریز کرنے سے لیکویفائی کریں گے، چاہے آپ کتنا بھی پریشر کیوں نہ اپلائی کریں، یہ گیسز لیکوڈ میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ پریشر چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں، پریشر وہی رکھنا چاہتے ہیں جو ہے، یعنی نارمل ایٹماسفیئرک پریشر رکھنا چاہتے ہیں، صرف ٹیمپریچر کم کرنے سے آپ ان کو لیکوڈ فارم میں چینج کرنا چاہیں گے، چاہے آپ کتنا بھی ٹیمپریچر ڈیکریز کیجئے، یہ لیکوڈ میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ان گیسز کو نام بھی، یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے ان گیسز کو ریئل گیس نام دینے کا، کہ یہ وہ گیسز ہیں جو پہلے سوچا گیا ایسا ہی، جو یہ جب پریشر انکریز کرنے سے لیکوڈ میں تبدیل نہیں ہوئے یا ٹیمپریچر ڈیکریز کرنے سے لیکوڈ میں تبدیل نہیں ہوئے، تو ان کے بارے میں یہی سوچا گیا کہ شاید یہ گیسز ہیں، یہ کبھی بھی لیکوڈ میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ مگر بعد میں دیکھا گیا کہ اگر ہم یہ دونوں کنڈیشنز ایک ساتھ اپلائی کریں گے، دونوں کنڈیشنز، یعنی پریشر بھی انکریز کریں گے اور ایٹ دا سیم ٹائم
टेम्परेचर भी डिक्रीज करेंगे, तो उस सूरत में ये गैसेस लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। मगर दोनों काम करने हैं, प्रेशर भी इंक्रीज करना है, वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर as well as डिक्रीज द टेम्परेचर। इन दोनों काम करने हैं, टेम्परेचर भी डिक्रीज करना है और प्रेशर भी इंक्रीज करना है। तो उस सूरत में ये गैस जो हैं ये लिक्विफाई हो जाते हैं, दे गेट लिक्विफाइड। सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई करने से नहीं होगा, इन गैसेस में जिनको हम रियल गैसेस कहते हैं, इनमें हमें दोनों कंडीशंस अप्लाई करने हैं। और ये भी देखा गया है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तो इसमें क्या होता है कि एक खास टेम्परेचर तक हमें पहले गैस को कूल करना पड़ता है। जब हम उस टेम्परेचर तक गैस को कूल करेंगे, उसके बाद आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब जाके ये गैस लिक्विड में तब्दील होंगे। फिर से बात सुनिए, यानी कुछ गैसेस ऐसे हैं, या हर एक गैस में ऐसा हो सकता है। अब ये जो ऊपर मैंने गैसेस नाम दिए, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये वो गैस हैं जो सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई करने से भी लिक्विफाई हो सकते हैं। मगर जनरल गैसेस जो हैं, रियल गैसेस जो हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर मौजूद होते हैं, उन्हें हमें दोनों कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती हैं। खाली एक कंडीशन अप्लाई करने से वो लिक्विफाई नहीं होते हैं। सपोज अगर आप रूम टेम्परेचर पे किसी गैस को कूल करना चाहते हैं, लिक्विफाई करना चाहते हैं, रियल गैस को, हाइड्रोजन को, हीलियम को, तो चाहे आप कितना भी प्रेशर रूम टेम्परेचर पर अप्लाई करें, ये गैस तब्दील नहीं होगा लिक्विड में। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर जो हमें डिक्रीज करना है, ये हमें एक खास टेम्परेचर तक इस गैस को पहले कूल करना है, फिर प्रेशर अप्लाई। अगर आप उस टेम्परेचर तक गैस को कूल नहीं करेंगे, फिर चाहे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कीजिए, ये गैस लिक्विड में तब्दील नहीं होगा। तो इसलिए गैस को लिक्विफाई करने के लिए पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक कूल करना पड़ता है, फिर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप उस टेम्परेचर तक कूल नहीं करोगे, फिर चाहे कितना भी प्रेशर क्या आप अप्लाई करोगे, तो गैस लिक्विड में तब्दील नहीं होगा। तो ये मिनिमम टेम्परेचर जो है, जहां तक हमें गैस को कूल करना ज़रूरी है ताकि प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये लिक्विड में तब्दील हो जाए, इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर, important point है ये, the minimum temperature to which a gas must be cooled. The minimum temperature to which a gas must be cooled so that by applying pressure on it, it changes into a liquid, is called critical temperature. इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, या क्रिटिकल टेम्परेचर की आप एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस may be defined as a temperature above which it cannot be liquefied, howsoever high pressure may be applied on the gas. Critical temperature of a gas is defined as the temperature above which it cannot be changed or liquefied. It cannot be liquefied howsoever high pressure may be applied on it is called critical temperature. This is represented by
TC, critical temperature is represented by TC। आप समझ गए ना। मिसाल तौर पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 30.98 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट 40 डिग्री, 30.98 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट 31 डिग्री, नॉट 40, 31 डिग्री टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर जो है 30.98, इस पे हमें 73.9 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड इस टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाता है। अब अगर टेम्परेचर 30.98 से ज़्यादा होगा, मान लो 31 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 0.02 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, 31 या 32 या 33, इस टेम्परेचर पे आप चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई करें, यहाँ पर 73.9 है यानी 74 एटमॉस्फेयर, आप 75, 76, 77, इवन 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी अगर आप अप्लाई करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में तब्दील होने वाला नहीं है। यानी आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में तब्दील करने के लिए इस टेम्परेचर तक जरूरी कूल डाउन करना है। इस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा, फिर चाहे आप कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड फॉर्म में तब्दील होने वाला नहीं है। इसलिए ये टेम्परेचर जो है ये मिनिमम टेम्परेचर है जहां तक आपको गैस को कम से कम कूल डाउन करना पड़ेगा लिक्विड फॉर्म में तब्दील करने के लिए। इसी टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, इससे हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे एक गैस पे हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा लिक्विफाई करने के लिए, उस प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो क्रिटिकल प्रेशर जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PC। तो जाहिर सी बात है जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसको हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं, तो ये गैस जो होगा ये लिक्विड फॉर्म में तब्दील होके एक नया वॉल्यूम अख्तियार करेगा। तो वो वॉल्यूम जो है उससे हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं, VC कहते हैं। तो TC जो है it represents critical temperature, the lowest temperature above which gas cannot be cooled, gas cannot be liquefied. PC, the pressure which is applied on the liquid at its critical temperature in order to liquefy it, and VC is the volume of the liquid, volume of the gas when it is at its critical temperature and critical pressure। तो ये तीन क्वांटिटीज जो हैं TC, PC एंड VC, इनको हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। These three are called as critical constants। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर की क्या इम्पॉर्टेंस है? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये हमें बता रहा है कि कौन सा गैस किस टेम्परेचर पे चेंज होता है इनटू ए लिक्विड। जाहिर सी बात है जिस गैस में क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी वो जल्दी इसका मतलब है वो जल्दी लिक्विड फॉर्म में तब्दील होता है, और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है यानी वो आसानी के साथ लिक्विड फॉर्म में तब्दील नहीं होता है, हमें इसको बहुत हद तक कूल करना पड़ता है। कूल से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे। तो जहाँ पर मॉलिक्यूल क्लोज लाने के लिए ज़्यादा कूलिंग करनी पड़ती है, इसका मतलब है वहाँ के गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है, और जहाँ पर थोड़ा कूल करना पड़ता है यानी जहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है वहाँ पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है। यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इट इज़ एन indication of the forces of attraction between the molecules of the gas। यानी किस गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से पता चल जाता है। जिस गैस का जितना
ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें कम क्रिटिकल टेम्परेचर है उसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप देखिए जैसे हीलियम है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 5.3 केल्विन। हाइड्रोजन जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 33.2 केल्विन। नाइट्रोजन जो है इसका है 126 केल्विन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 134 केल्विन। ऑक्सीजन जो है 154 केल्विन। मीथेन जो है 190.6 केल्विन। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज 304.15 केल्विन। अमोनिया जो है दैट इज 405.5 केल्विन। अब इस चीज़ से आपको अंदाज़ा होगा जिस गैस का जितना हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है वो गैस उतना आसानी के साथ लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो रहा है, यानी उसके मालिक्यूल्स जल्दी नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि नज़दीक आने का सबब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर से हमें पता चल जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है बिटवीन द मालिक्यूल। जहाँ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है वहाँ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यही वजह है कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ऐसे गैसें जो बहुत आसानी के साथ लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो रहे हैं। उसके बरक्स हीलियम जो है, हाइड्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है, इनमें बहुत लो क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसीलिए ये गैसेस आसानी के साथ लिक्विड फॉर्म में तब्दील नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है इट गिव्स अस एन इंडिकेशन अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वेरियस मॉलिक्यूल्स। और ये बात याद रखिए, जिस गैस का जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके दरमियान ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स हैं, और वो गैस आसानी के साथ लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो रहा है। तो दिस वाज सम information regarding the liquefaction of gases and critical temperature. Hope you might have understood कि इसका मतलब क्या है, लिक्विफिकेशन क्या है, गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना। तो ये कैसे किया जाता है, इसके लिए मैंने बता दिया 2 कंडीशन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ता है और प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ता है, और इसी के साथ से मैंने आपको क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बता दिया। तो होप you might have understood everything about it. If you have any problem, you can contact me through phone for further details or for further queries. Hope inshallah tomorrow we will move to next state that is called as liquid state, that we will discuss inshallah tomorrow.